हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स ड्यू डेट के बाद, जिसे हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करना इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे फाइल करना है बिना किसी एरर के। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले इनकम टैक्स की पोर्टल पे आना है और इनकम टैक्स के पोर्टल पे आने के बाद आपको लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है। ठीक है, लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करना है आई बटन पे वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपका आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आता है दो चीजें चेक करना। पहला, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, एंड सेकंड 26 AS। अभी एआईएस कैसे चेक करते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो कैसे चेक करते हैं, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एआईएस वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एआईएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम और आपका पैन कार्ड नंबर दिखेगा और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चूज कर लेना है। इस वीडियो में फाइनेंशियल 2022-23 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेंगे और नीचे पार्ट बी में ये सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट ए मैंने हाइड कर दिया क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहते हैं। अभी पार्ट बी में हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पार्ट बी दिख जाएगा सामने ही। इसमें टोटल 5 टैब होते हैं, टीसीएस, टीडीएस, एसएफटी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। टीडीएस, टीसीएस में बेसिकली आपको जितने भी टीडीएस वगैरह कटे रहते हैं, टीसीएस वगैरह कलेक्टेड रहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सैलरी के डिटेल्स दिख रहे हैं और तीसरा दिख रहा है आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। ठीक है, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपने फॉरेन करेंसी परचेज किया हो तो इस पर टीसीएस का प्रोविजन लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपने खरीदा है, ठीक है, परचेज किया है, तो जो जहां से आपने परचेज किया ना, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक से परचेज किया है, तो वो रिपोर्ट कर देती है, जिससे कि यहाँ पे वो डिटेल्स दिख जाते हैं। ठीक है, तो आपने खरीदा है तो ये कोई आपका इनकम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टीसीएस अगर कलेक्ट हुआ रहेगा तो वो टीसीएस आप रिफंड ले सकते हैं, अगर कैलकुलेशन के बाद कोई रिफंड बनता है तो। यहाँ पे जो सैलरी वगैरह है वो सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी दिख रहा है प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एसएफटी इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाले जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे कि आपके सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, एफडी के इंटरेस्ट हो गया, और अगर आपने कोई यूनिट्स परचेज किया है, परचेज सेल कुछ किया है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज दिख रहा है। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर हमने कोई परचेज ऑफ सिक्योरिटीज की है और वो एआईएस में दिख रहा है तो क्या उसे हमें दिखाना जरूरी है, तो उसे दिखाना जरूरी नहीं है, आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ परचेज है, अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी होगा ना, तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमारे केस में सिर्फ परचेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हम दिखा देंगे। ठीक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट प्लस सैलरी। वापस हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिमांड एंड रिफंड में आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं डिटेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, कोई डिमांड रिफंड रहता है तो वो दिख जाता है। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में जनरली जो सैलरी वाले डिटेल्स रहते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हमने एएस देख लिया, एएस में सिर्फ सैलरी इनकम है एंड इंटरेस्ट इनकम है। वापस हम जाएंगे 26 AS पे, वापस लॉगिन किया ही है हमने ऑलरेडी। फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आएगा व्यू फॉर्म 26 AS, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आता है व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है, जो कि 23-24। ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, असेसमेंट ईयर उसके आगे का ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर के पीछे वाला ईयर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। वापस व्यू एंड डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सैलरी के डिटेल्स दिख रहे हैं, जो कि हमें एआईएस में भी दिख रहे थे। ठीक है, तो ये सारे चीजें कंफर्म होगी कि हमारे पास 2 ही इनकम है, सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, आपको एआईएस 26 इसलिए चेक करना है क्योंकि वहां पे पता चलता है कि आपके पास कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर और जरूर से चेक कर लेना है आईटीआर फाइलिंग से पहले। वापस हम आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जहां पे हमने लॉगिन किया हुआ है। अब हम फाइल करने के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन सामने ही दिख जाता है, सीधा हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 हमें चूज करना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन है, वहां से चूज कर लेंगे। इसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको आईटीआर चूज करना है कि कौन सा आईटीआर आप फाइल करना चाहते हैं। मेरे केस में सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 1 चूज करूंगा और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आ जाता है गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्टेड रहने दीजिए। हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे बेसिकली भी हमें ये जो समरी है, रिटर्न समरी है, हमें प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे पहला आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेम वगैरह आ जाएगा, पैन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकते हैं। बट मेरे केस में आधार नंबर नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे आधार नंबर या फिर आधार इनरोलमेंट आईडी जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास आधार नंबर है, मैं सीधा एडिट पे क्लिक करूंगा, आधार नंबर यहाँ पे डालूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर मैं डाल दिया। इसके बाद सेम एड्रेस में भी है, अगर आपका एड्रेस कुछ रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करके एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर पेंशन वगैरह है या फिर अदर है। तो मैं यहाँ पे अदर, प्राइवेट है बेसिकली, इसलिए मैंने अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फाइलिंग अंडर सेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली 139(4) आ जाएगा बिलेटेड रिटर्न, क्योंकि हम ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। बाई एनी चांस अगर नहीं आता है तो आपको 139(4) ही सेलेक्ट करना है, अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो, और अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो। ठीक है, हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जो टैक्स रिजीम है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कितना टीडीएस कटा है वो यहाँ पे दिख जाता है। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो है, ये बैंक डिटेल्स भी ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है। तो हम पहले बैंक डिटेल्स को ऐड करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है, वापस से कंफर्म करना है। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। होल्डर टाइप में डालना है कि प्राइमरी होल्डर आप हैं या फिर ज्वाइंट होल्डर है, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, सेविंग बैंक डाल दिया, प्राइमरी होल्डर है। इसके बाद आप जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। जैसे आईएफएससी कोड जैसे ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैंक का नाम आ गया है यहाँ पे। इसके बाद ब्रांच नेम भी आ गया ऑटोमेटिकली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पे फिर पूछा ये जाता है कि जो आपका ये जो बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं, क्या आप इससे बैंक रिफंड, मतलब ये जो रिफंड है ना, जो आईटीआर का अगर कोई रिफंड वगैरह रहेगा तो उसके लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं क्या, तो आप सीधा आप यस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे आप सेम पेज पे वापस आ जाएंगे जहां पे जिस पेज से आप गए थे। ठीक है, ये रहा बैंक ऐड हो गया। अगर कोई और बैंक भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके और भी बैंक्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर्ली फिल हो गया है। अब हम जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये बहुत सारी चीजें फिल की हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो वो 26 ईयर्स और एआईएस से के द्वारा यहाँ पे फिल करके आती हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं। हम सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सैलरी इनकम देखिए ऑटो फिल करके आ रहा है। अभी हमें इसमें जो चेंजेस करना है हम चेंजेस कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सैलरी है ना, ये हम एज पर फॉर्म 16 डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा है तो फॉर्म 16 आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है तो एम्प्लॉयर से मांगिए। बाई एनी चांस, बहुत रेयर केस में अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो एआईएस में आपको दिख रहा था ना अमाउंट, वो अमाउंट ऐड करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर वो अमाउंट करेक्ट है तो। ठीक है, इसके बाद आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। कंट्री रीजन ये वाला बेसिकली बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो मैं इसको सीधा डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, यस करके। ठीक है, इसके बाद अलावेंसेस आ जाते हैं। तो आपके पास जो जो अलावेंसेस है आप उसके सामने अमाउंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा अलावेंस है जो सामने नहीं दिख रहा है तो ड्रॉप डाउन पे टिक करके आप अलावेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर क्लिक करके आप भी अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। बट अगर आपके केस में अलावेंसेस है ही नहीं तो सीधा डिलीट पे क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, मेरे केस में एचआरए है जो कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो एचआरए है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे वापस। ठीक है, वापस आने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है और उसमें प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सैलरी की डिटेल्स हमने प्रॉपर्ली फिल कर लिया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स देखेंगे। तो हमारे केस में लोन वगैरह लिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी पे, तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐड एडिट पे क्लिक करेंगे, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख डाल देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है बेसिकली हमें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेट आउट, डिम लेट आउट। तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट है, तो 2 लाख डालेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। अभी आप सबके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैंने ऊपर एचआरए भी क्लेम किया है और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करके मैं इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है अगर आपने बेसिकली कोई प्रॉपर्टी ली है जो आपके नाम पे है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट वहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, ठीक है, और आप किसी और सिटी में जॉब करते हैं और आप वहाँ पे रेंट पे लेके प्रॉपर्टी बेसिकली रेंट पे लेके आप वहाँ पे रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, तो आप दोनों डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अदर सोर्स में हम आएंगे तो यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो कि ऑटोमेटिकली आ गया है 26 ईयर। आपने एआईएस मैंने दिखाया था ना आपको, उसमें आप उसमें इंटरेस्ट दिख रहा था, वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, हम सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। अगर कोई एग्जाम इनकम वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपका ऑनलाइन जो भी डिटेल्स एम्प्लॉयर फिल करता है उसके बेसिस पे आता है। तो हम इसको भी एडिट करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे इस पर, स्क्रॉल डाउन करके सीधा नीचे आ जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद सेक्शन 80C यहाँ पे दिख रहा है, मेरे केस में 1.5 लाख पूरा है तो मैं सीधा एडिट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जा रहा है ना, तो उसका प्रिंसिपल भी जा रहा होगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हम 1.5 लाख कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेक्शन 80D जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है, इसमें एक डिडक्शन है जो फ्री में ही मिल जाता है, क्योंकि अगर आपने कुछ कैश एक्सपेंसेस किया तो वो आप यहाँ पे मिल जाता है। कैसे मिलता है देख लेते हैं। ऐड 80D पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि आप या आपकी फैमिली सीनियर सिटीजन है क्या, पेरेंट्स को छोड़ के। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस करना है आपको, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस का और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप पे करते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं पे करते हैं तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कराते हैं कैश में कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे पूछता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए। यस करने के बाद जो भी पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह रहेंगे या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर रहेगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, अगर किया रहेगा तो। अगर नहीं है तो नो करके भी आप डाल सकते हैं, बट अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, तो मैंने 5000 यहाँ पे टोटल लिया है और ऐड पे क्लिक कर देना है। एटीडी प्रॉपर्ली फिल कर दिया हमने, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे, एक एटीटीटीए मिलता है हमको, सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, कितना, अप टू 10,000। तो हमारे पास 10,000 से ऊपर ही इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो हम पूरा 10,000 का डिडक्शन यहाँ पे ले लेंगे। जो 10,000 के ऊपर का अमाउंट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर देंगे। सारे डिडक्शन हमने यहाँ पे ले लिए हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, टोटल 1,65,000 का डिडक्शन हमने लिया है, सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है टैक्सेस पेड, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी टैक्सेस वगैरह टीडीएस वगैरह कटा रहता है ना, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली एडिट करने का चांस ही नहीं आता, क्योंकि सारी चीज़ें परफेक्ट आती हैं। किसी केस में आ जाती है तो आप शो डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं एडिट करना है, सीधा आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये बेसिकली आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है कि आपके इनकम के हिसाब से कितनी लाइबिलिटी आ रही है। ये बिलेटर रिटर्न है, ठीक है। बिलेटर रिटर्न अगर 5 लाख के ऊपर इनकम होता है तो 5,000 की लेट फीस लगती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम है, डिडक्शन है, टोटल इनकम आ जा रहा है। यहाँ पे टैक्स पेबल ये अमाउंट है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कितना, बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 1,07,000 रुपये। वापस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए फीस कितना पे करने को मिला, 5,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल ये 5,000 तो आपको आएगा ही, क्योंकि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर ये बिलेटेड नहीं होता तो ये 5,000 नहीं आता और आपको 5,000 की मतलब रियायत मिल जाती बेसिकली, ठीक है। और अगर रिफंड बनता है तो 5,000 एक्स्ट्रा रिफंड बनता, ठीक है। तो ये 5,000 आ जाता है, टोटल 1,12,000 हो गया, ठीक है। हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हम सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी एलिजिबल रिफंड रहेगा वो आपको रिफंड यहाँ पे दिख जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे बेसिकली प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न, जहाँ पे आपको एक टिक मार्क करना रहता है बेसिकली, ठीक है। ये टिक कर देना है। इसके बाद आपके नाम, पापा का नाम और बेसिकली पैन नंबर आ जाता है। प्लेस एंड डेट ऑफ फाइलिंग आ जाता है, ठीक है, कभी आप फाइल कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। जितनी भी चीज़ें आपने फिल करी हैं सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये फॉर्म है, आप स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा नीचे आ गया हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली सारी चीज़ें फिल की है, मैंने चेक भी कर लिया। आपको पूरा फॉर्म चेक करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन वाले डिटेल्स भी यहाँ पे आ गए हैं। सीधा मैं करूँगा प्रोसीड टू वैलिडेशन।
जैसे करूँगा ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एरर नहीं आई है। कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी, ये मैं कह के दे रहा हूँ कि आपका कोई भी एरर नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भी कोई एरर आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ई वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ई वेरीफाई नाउ लेटर ITRB, ठीक है। तो हम सीधा नाउ ही कर देते हैं क्योंकि आधार OTP वगैरह आता है, उससे हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो सीधा नाउ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार OTP आ जाता है, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आपके पास जो भी चीज़ें हैं इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। मेरे पास आधार OTP अवेलेबल है तो मैं सीधा आधार OTP पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये वैलिडेट पे क्लिक करना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे OTP आपको फिल करनी है, ठीक है। ये OTP फिल कर दिया और वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन आता है कि सच में आप सबमिट करना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर आप सबमिट कर देंगे तब मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सबमिट करना चाहता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। आप रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ITR 2, 3 और 4 पे भी वीडियो बनाऊं कि ड्यू डेट के बाद कैसे फाइल करना है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना रिटर्न फाइल कर सकें अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।